मित्रों, हम जब भी आधुनिक काल की बात करते हैं तो भारतेंदु के ठीक बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम हमारे सामने आता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक आयाम प्रदान किया, एक प्रवृत्ति की शुरुआत की और व्यवस्थित इस बात को स्थापित किया कि लेखक क्या होता है, लेखक कैसे बन सकता है, रचनाओं का प्रकाशन कैसे होता है और कैसे एक साहित्यिक वातावरण, एक माहौल बनाया जा सकता है। उसको बनाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान था। और यह वह समय था जब ब्रज भाषा जा रही थी और हिंदी खड़ी बोली आधुनिक चेतना का माध्यम बन रही थी। और हिंदी खड़ी बोली में संवाद, साहित्य, क्रांति की बातें, परिवर्तन की बातें, ज्ञान की बातें होने लगी थी। तो इस लिहाज से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परंपरा को स्थापित करने में, भाषा के निर्माण में, भाषा किस तरह से बनाई जाए, इन सारी चीज़ों को निर्मित किया उन्होंने। लेकिन उनके इस सारे विधान के बावजूद भी उनके चिंतन में एक खास तरह की नैतिकता लगातार काम करती है। वो खास तरह के आदर्शवाद और नैतिकता को साहित्य में स्थापित करते हैं। इसीलिए उनके समय के साहित्य में कहीं ना कहीं वो आधुनिक विचार का समावेश नहीं हो पाता है, जो कि छायावाद काल में हो जाता है। और लेखक तमाम तरह की बंदिशों को तोड़कर स्वतंत्र होकर लिखने लगता है, जिसे हम हिंदी नवजागरण कहते हैं। हिंदी नवजागरण का अर्थ ही है कि फिर से सोचना या एक नए विचार को एक्सेप्ट करना। और नए विचार को एक्सेप्ट करने का अर्थ ही है कि नई भाषा, नया नैरेटिव, नया कथन, नया कथानक और समाज में एक नई चेतना का आविर्भाव। इसमें भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, कथन के स्तर पर, कथानक के स्तर पर सारी की सारी चीज़ें बदल रही थी। और रीतिकाल का मूल्यबोध खत्म हो रहा था और आधुनिक काल का मूल्यबोध नई भाषा, खड़ी बोली के माध्यम से पाठकों के सामने आ रहा था। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब युग बदलता है तो भाषा का बदलना, उसको अभिव्यक्त करने के माध्यम का बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी नया विचार आता है वो अपना रूप लेकर आता है, अपना कथानक लेकर आता है। नामवर सिंह बार बार इस बात को अपनी आलोचना दृष्टि में दोहराते हैं कि जब भी कोई नई विधा आती है तो वो अपना पूरा स्ट्रक्चर लेकर आती है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपना सब कुछ लेकर आता है, अपना रूप, अपना आकार, अपनी भाषा, अपना भाव। तो वैसे ही साहित्य और समाज की जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसमें भी इस प्रकार की चीज़ें चलती है। और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा स्थान था, क्योंकि 1857 के उस गदर के बाद जब समाज में एक परिवर्तन की शुरुआत होती है और कॉलोनियल सिस्टम जब पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके भीतर से एक नई परंपरा की शुरुआत करना, ये अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि हिंदी नवजागरण असल में हिंदू नवजागरण है, क्योंकि वो हिंदू जाति या हिंदू समाज में एक नई चेतना को पैदा करने का काम करता है और राष्ट्रीयता की बात होने लगती है। और एक नया राष्ट्रवाद हमारे बीच आता है जिसमें कि जिसकी जितनी संख्या, यानी कि जो कि हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में ज़्यादा है तो फिर मुस्लिम अपने आप अल्पसंख्यक हो जाते हैं, बाकी लोग अपने आप माइनॉरिटीज़ में चले जाते हैं। तो एक नया जो विचार हमारे सामने पैदा होता है। और इसमें इसके अतिरिक्त इसमें सरस्वती पत्रिका का योगदान था और बाकी तमाम साहित्य का योगदान था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से आरंभ होता है और 1930 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बनते हैं। रामविलास शर्मा अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका के उद्धरण देकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसका कितना बड़ा योगदान था। फिर इसमें कौन कौन से रचनाकार थे? मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद, स्नेही शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे आदि कई लोग थे, उनका अलग स्थान था। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, शंकर राम, इन सब ने इस राष्ट्रीय नवजागरण और इस नई चेतना को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया। हिंदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु छंदों में भी परिवर्तन होता है और बाकी सारी चीज़ें मैंने जैसे बताया ऊपर की बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदल जाती है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर के मैथिली शरण गुप्त का कितना बड़ा योगदान था साकेत का। और साकेत में जो कि अयोध्या के बारे में है, जहाँ की अब राम मंदिर बन रहा है, तो उस सारे दृश्य को उन्होंने कविता के माध्यम से उकेरा और उस महाकाव्य में उन्होंने पूरे उस रामराज्य का चित्र प्रस्तुत किया कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। क्या कहते हैं कि अगर उन्हें उस
महावीर का प्रसाद नहीं मिलता तो शायद वो तुलसीदास भी रामचरितमानस जैसा ग्रंथ नहीं लिख पाते। तो ये ग्रंथ लिखने के पीछे की जो पूरी परंपरा है, उसका जो अर्थ है, उसका आशय कुछ ऐसा ही है। और खड़ी बोली के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, खड़ी बोली का प्रभाव क्या था, उसका उपयोग क्या था, इसके बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि खड़ी बोली के गद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं को की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुसार अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। तो हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में इन पत्र पत्रिकाओं का और महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान इसलिए था कि उन्होंने उसको एक आधार प्रदान किया। उन्होंने एक लेखक की महत्व बोध को स्थापित किया, पत्र पत्रिकाओं के महत्व को स्थापित किया और लोगों को बताया कि लेखक बनने की क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस क्या होता है और किस किस तरह की तैयारी करनी होती है, किस तरह की पुस्तकें पढ़नी होती है और भाषा का परिमार्जन कैसे किया जाता है। तो सरस्वती पत्रिका का और महावीर प्रसाद द्विवेदी का भाषा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था, खड़ी बोली के निर्माण में। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप चाहे शुक्ल जी को पढ़िए, चाहे बाकी बाद के आलोचकों को पढ़िए, अगर उस युग को हम समझेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। साहित्य की विशिष्टता और गुणवत्ता पर सवाल उठा सकते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन एक भाषा जब निर्मित होती है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए और आबाद रहिए। थैंक यू।